देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है। बता दें कि पूर्व आईएएस रामविलास की विजिलेंस को 1 दिन की रिमांड मिली है। रामविलास यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस रिटायर्ड आईएएस से आज विजिलेंस पूछताछ कर रही है। विजिलेंस ने 1 दिन की रिमांड ली है और इस तरह विजिलेंस रामविलास यादव से वो तमाम सवाल पूछेगी जिनका जवाब अब तक विजिलेंस को नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी में एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंज्याल का कहना है कि बुधवार को रामविलास यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही विजिलेंस कोर्ट से यादव को जेल में रखने की ही बात कहेगी ताकि बाहर रहकर सबूतों और गवाहों को प्रभावित न कर पाए। पहले से काफ़ी साक्ष्य संकलन है। हमारी टीमें वहाँ पर गई है जो फर्दर उनके वेरिफिकेशंस और मेजरमेंट की कार्रवाई अभी प्रचलित होगी। एसेट वेरिफिकेशंस उनके हो रहे हैं और जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता होगी तो उनके परिजनों से पूछताछ करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। रिमांड पे विजिलेंस ने रिमांड पे लिया है इनको और इसमें कुछ डाउट है, जो क्वेश्चंस इनसे पूछने हैं वो उनसे पूछा जाएगा और उसका वो क्या जवाब देते हैं या क्या उनको पूरी अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने का और उसके बाद विवेचना में कितना वो सहयोग करते हैं, तदनुसार फिर अग्रिम कार्रवाई इसमें संपादित की जाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। सीएम धामी ने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू करने के लिए हमने जनता के सामने आम चुनाव से पहले संकल्प रखा था। इस पर बनाई गई कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पहली बैठक हो गई है, जन सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद ड्राफ्ट बनाकर सरकार इसे लागू करेगी। उत्तराखंड में आगामी 16 जुलाई से प्रदेश भर में हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस बार हरेला पर्व को लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें कुल लगने वाले पेड़ों में से 50% पेड़ फलदार वृक्ष के होंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व को लेकर कहा है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरेला पर्व पूरे प्रदेश में पूर्व की भांति हरेला पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाने का सरकार का निर्णय है, जिसमें इस वर्ष 15 लाख पेड़ों को प्लांटेशन का हमारा टारगेट है और थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें मैकेनिज्म में चेंज किया। इसमें पहली बार हम लोग फलदार पेड़ 50% की संख्या में इसमें जो प्लांटेशन करेंगे 50% की संख्या में फलदार पेड़ होंगे और इसमें जो प्लांट्स उपलब्ध कराना और टेक्निकल इनपुट देना ये वन विभाग का काम होगा। वन विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में और उस क्षेत्र की जिस क्षेत्र में ये प्लांटेशन होना है वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशंस को और वहाँ के एल्टीट्यूड को देखते हुए पेड़ों पौध का चयन किया जाएगा ताकि उस इलाके की एग्रो क्लाइमेटिकल कंडीशंस के अनुरूप हम वहाँ पे प्लांट्स लगा सकें। इसमें वन पंचायतों की सहभागिता, स्कूल्स, कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इनकी सहभागिता और विभिन्न कार्यालयों की सहभागिता को इंश्योर करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि ताकि एक सभी लोगों के सहयोग से इसमें हम प्लांटेशन कर सकें और उनका एक जब विभिन्न विभाग और स्कूल के बच्चे, हायर एजुकेशन के बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से मसूरी माल रोड के ऐतिहासिक महत्व के साथ खूबसूरत बनाए जाने को लेकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए लगाए जा रहे हैं,
जिसका कार्य पिछले 2 महीने पहले शुरू किया गया था। इसी को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार संत ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ माल रोड का निरीक्षण किया। इसी दौरान विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी जायजा लिया। ब्रजेश कुमार संत ने माल रोड पर हो रहे सौंदर्यीकरण के काम को लेकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण सरकार की मंशा है कि मसूरी माल रोड के ऐतिहासिक महत्व के साथ सुंदर और साफ सुथरा बनाया जाए, जिसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। MDDA उपाध्यक्ष ब्रजेश कुमार संत ने कहा कि मसूरी एक महत्वपूर्ण शहर है, जहां पर देश विदेश से हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वहीं मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ मसूरी के माल रोड पर घूमना पसंद करते हैं। ऐसे में सरकार और प्राधिकरण द्वारा मसूरी माल रोड को सुंदर और खूबसूरत बनाए जाने के साथ कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पूर्व में लगे एंटीपोल रेलिंग और हवाघरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। मसूरी में सेल्फी पॉइंट का भी निर्माण किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि माल रोड के सौंदर्यीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। वो जल्द मसूरी का माल रोड नए स्वरूप में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि मसूरी में आवासीय कॉलोनी के निर्माण को लेकर कई दिक्कतें हैं, लेकिन कार्य योजना बनाकर मसूरी में आवासीय कॉलोनी को लेकर जल्द सरकार से बातचीत करेंगे। मसूरी एक बहुत प्राइम टाउन है हमारे लिए और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि उसको पूरी तरह से रिनोवेशन कर दिया जाए और उसकी जो हेरिटेज या जो विंटेज जो वैल्यू है वो बनी रहे और साथ साथ उसका जो रिनोवेशन हो सकता है बस नहीं मिल पा रहा। मसूरी की लैंड पे नहीं मिल पा रहा सर। हाँ, तो वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ, फ्रीजिंग जोन, नॉन फ्रीज जोन, फिर फॉरेस्ट एरिया, बहुत सारी चीज़ें। पर फिर भी अगर ऐसी बात है तो इसको शासन स्तर पर लाएंगे, शासन जो भी निर्णय देगा उसको। शिकायतें आई हैं, बहुत सारे होटल आई हैं और संज्ञान में ली जा रही हैं और एक एक करके सब पे कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिवालय स्थित सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में नए पदों के सृजन के साथ ही नई योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए कार्य योजना बना ली जाए, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार भी मिल सके। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र में लटकी तमाम योजनाएं भी समय रहते पूरी हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आंचल दूध के नए प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाने के लिए आउटलेट खोले जाने को लेकर भी निर्देश दिए हैं, जिन्हें सितंबर माह तक पूरे होने की डेडलाइन तय की गई है। देखिए, आज सारे डीएम्स के साथ हमने एक ऑनलाइन मीटिंग करी है। मकसद 3 विभागों के थे। एक हमारा गोट हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जिसमें कि हम गोट वैली स्टैब्लिश करने जा रहे हैं उत्तराखंड में। पूरी की पूरी वैली गोट फार्मिंग से हम प्रभावित कराएंगे। 5 हमने ज़िले उसमें चिन्हित करे हैं, पर्वतीय ज़िले। उसके बाद जब वहाँ पे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो उसको आगे पर्वतीय ज़िलों में बढ़ाया जाएगा। तो सारे डीएम्स के साथ इतना ही हम लोग ने आज मीटिंग करके उनको यही निर्देश दिया है कि आप जो है अपने जिला योजनाओं में कुछ हमको फंड गोट वैली के लिए चाहिए था, तो उसमें किस तरीके से उसका प्रावधान किया जाए और कैसे लोगों को गोट फार्मिंग, गोट वैली के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना है, उस पर एक चर्चा करी गई थी। दूसरा, फिशरीज डिपार्टमेंट की एक मीटिंग सारे हमारे डीएम्स के साथ थी। उसमें पहले स्टेट हम चाहते हैं उत्तराखंड बने, जो आज़ादी के 75वें महोत्सव का जो हमारे यहाँ पर 75 पॉइंट्स बन रहे हैं उसको हम फिशरी से इंटीग्रेट करके जोड़ना चाह रहे हैं और उसमें हम अपने महिला समूह, हमारे कश्यप समाज के लोग या हमारे युवक मंगल दल लोगों को रोज़गार से जोड़ने की बात हो रही है। और उत्तराखंड पहला स्टेट होगा जो आज़ादी के महोत्सव के 75 जो पॉइंट होंगे उनको फिशरीज के साथ जोड़ेगा। उस पर चर्चा हुई थी। उत्तराखंड में वृक्षों को काटने के लिए आम लोगों को अब वन विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। जी हाँ, वृक्ष संरक्षण नीति में संशोधन के जरिए वन विभाग आम लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। दरअसल निजी भूमि पर वृक्षारोपण के बाद वन विभाग उक्त शख्स को ही वृक्षों का स्वामित्व देने पर विचार कर रहा है। प्रदेश में हरेला पर्व पर वृक्षारोपण को लेकर वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस साल वन विभाग ने राज्य में 15 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया। पहली बार वन विभाग कुल वृक्षारोपण में से 50% फलदार पेड़ लगाने का भी फैसला कर चुका है। इसी दौरान वन विभाग सभी विभागों को वृक्षारोपण के कार्यक्रम से जोड़ेगा और तकनीकी मदद देगा, जिसमें स्कूली बच्चों और तमाम संस्थानों को भी वृक्षारोपण से जोड़ा जाएगा। वन विभाग की इस बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन का फैसला लिया गया। इसके तहत अब एक समिति बनाकर वृक्ष संरक्षण एक्ट में संशोधन की कोशिश की जाएगी, जिसमें देवदार और बांज जैसे वृक्षों को छोड़कर बाकी वृक्षों के लिए नियमों में
शिथिलता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके तहत अपनी निजी भूमि में वृक्षारोपण करने वाले लोगों को वृक्षों को लेकर अधिकार दिया जाएगा। किस तरह से आम आदमी फॉरेस्ट फ्रेंडली बने, हम लोग सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है उसको व्यवहारिकता की दृष्टि से और चेक एंड बैलेंस को देखते हुए उस पर भी हम लोग एक व्यापक संशोधन करेंगे, ताकि आम आदमी को पेड़ों के लगाने के प्रति उसकी अभिरुचि बढ़े। और इसमें पूरे जनपद, हर जिले में एक कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी और जनपद स्तरों पर, डिवीजन स्तरों पर माननीय मंत्रीगण और विधायकगण, और अगर विधायकगण और मंत्रीगण वहाँ पर, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, 47 के आसपास हमारी डिवीजन्स हैं, और वहाँ पर सपोज विधायक उपलब्ध, किसी डिवीजन में मालूम है 2 विधायक हो सकते हैं, तो ऐसे में इस तरह का मैकेनिज्म बनाया जाए कि हर जगह कोई ना कोई जनप्रतिनिधि इस अवसर पर। इन दिनों देश भर में आतंकी हमले और असामाजिक तत्वों से जुड़े तमाम मामले सामने आ रहे हैं, जो न सिर्फ केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, बल्कि आम जनता भी इससे काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। तो वहीं देश भर में बदल रहे समीकरण को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के हिमालय क्षेत्र में मौजूद केदारनाथ धाम की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। दरअसल केदारनाथ धाम में आतंकी हमले को रोकने और असामाजिक तत्व के प्रवेश बंद करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाए। इस पूरे मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजिंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों के धाम में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। मंदिर समिति अध्यक्ष ने मुख्य सचिव से मंदिर के मुख्य द्वार के सामने DFMD यानी मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच करने का भी निवेदन किया है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में क्लॉक रूम बनाए जाने का भी निवेदन किया है, जिससे कि लोगों के सामान, मोबाइल को चेकिंग के बाद वहीं रखा जा सके। पिछले कुछ दिनों में मंदिर के गर्भगृह से रिकॉर्डिंग और लाइव को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर के चिंता होना जायज है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें मैंने ये सुझाव दिया है कि मंदिर के एक निश्चित दूरी पर क्लॉक रूम बनाया जाए। और क्लॉक रूम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तीर्थयात्री या श्रद्धालु जो भी आते हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने बैग साथ लेकर के या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, अन्य इस तरीके की सामग्री लेकर के वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि मंदिर की एक निश्चित दूरी पर एक क्लॉक रूम तैयार किया जाए और जहां पर कि ये सारी सामग्री उनकी जमा कर ली जाए, और उसके अलावा मेटल डिटेक्टर इत्यादि जो भी सुरक्षा को लेकर के आवश्यक लगता है वो सारे प्रयास किए जाने चाहिए। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां देहरादून के राजपुर रोड पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया। बता दें कि वीवो कंपनी के मोबाइल शोरूम पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। वहीं जुटी इनकम टैक्स विभाग की टीम कागजात को खंगालने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स चोरी को लेकर कार्रवाई की गई है। खबर उत्तराखंड से है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवपुरी के बीच यात्रियों का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट 82 टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। एसडीआरएफ टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात पता चला कि एक वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें 4 लोग सवार थे, जो श्री केदारनाथ के दर्शन करने के बाद वापस ऋषिकेश की ओर आ रहे थे। लेकिन गुलर के आगे पहुंचकर वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। साथ ही एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एसडीआरएफ टीम ने रात के घनघोर अंधेरे में 50 मीटर गहरी खाई में उतरकर तीनों घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। राजस्थान के उदयपुर में समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा हिंदू टेलर की गई हत्या की आज नई टेहरी में भी पहुंच गई है। इस घटना से तमाम हिंदू संगठन भड़क गए हैं। इसी कड़ी में हिंदू संगठनों ने जिला मुख्यालय कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
इसी दौरान एसडीएम टिहरी डॉक्टर अपूर्व सिंह के माध्यम से ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भेजा गया। हिंदू जागरण मंच के प्रदेश महामंत्री रघुवीर सिंह रावत ने ज्ञापन में राजस्थान के उदयपुर शहर में एक हिंदू युवक कन्हैयालाल के दिन दहाड़े जिहादियों द्वारा गला काट कर जो हत्या की गई है, जो राज्य की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है, जिसके लिए हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जब से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है, लगातार हिंदुओं पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिससे पता लगता है कि हिंदुओं पर हमला करने वाले एक सांप्रदायिक विशेष के लोगों को राजस्थान सरकार और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि इस घटना से हत्यारोपी खुलेआम धार्मिक नारे लगा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री की भी हत्या करने की खुली धमकी दे रहे हैं, जो कि बहुत गंभीर बात है। साथ ही हिंदू संगठन ने कहा कि हत्या के पीछे कौन सी ताकतें हैं, उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस घटना की जांच सीबीआई और अन्य किसी केंद्रीय एजेंसी से कराए जाने की मांग की है। एक तालिबानी वातावरण तैयार करने के एक साजिश चल रही है, जिसके तहत चाहे वो अमरावती की घटना हो या जयपुर की उदयपुर की घटना हो, उसमें एक सोची समझी साजिश के तहत 2611 नंबर की बाइक लेना, उसमें वकील का हाथ होना, मौलवियों का हाथ होना, इस प्रकार के मदरसों से पूरी व्यवस्था बनाया जाना, तमाम एक सोची समझी तहत साजिश के तहत विदेशी ताकत उसमें इन्वॉल्व है, फंडिंग कर रही है। उन्हीं लोगों के सारे पे सारी चीज़ें हो रही है और एक माहौल का डर का माहौल जो हमारे हिंदुओं में बनाया जा रहा है, उसके तहत हम आज महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से कि भैया हम जो है कि हम इस प्रकार के डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, हम डरने वाले नहीं है। हम किसी ऐसी उस ताकत का नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम उस श्री राम के वंशज हैं, जहाँ राम जी भी पैदा हुए हैं, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी तो फरसोधारी फरसा लेके हम परशुराम भी बनना चाहते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां नरेंद्र नगर रानी पोखरी मोटर मार्ग के सोनगढ़ी खाले के पास से कार अनियंत्रित होकर सड़क से 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें कार में सवार एक व्यक्ति जो कि गजा से देहरादून जा रहा था, इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के नेतृत्व में पुलिस बल ने रेस्क्यू कर सड़क पर लाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया, जहां व्यक्ति का उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति मूल रूप से इटावा का रहने वाला है, जो कि गजा में टेलीकॉम में कार्यरत है। एक्चुअली आज सुबह ही सूचना मिली थी कि ये गुजराड़ा रानी पोखरी वाली मार्ग पे एक गाड़ी गिर गई है। इससे तत्काल हम लोग थाने में गाड़ी लेके पहुंचे तो यहाँ पे जो QRT है तहसील में, उस टीम को भी बताया गया। मौके पे कुछ जनता के भी लोग थे, सभी लोगों द्वारा उनको निकाला गया। खाई में करीब 150-200 मीटर नीचे उनकी गाड़ी है, ऑल्टो गाड़ी गिर गई थी। तो ये गजा में रहते हैं, गजा में टेलीकॉम में काम करते हैं, मूल रूप से इटावा के रहने वाले हैं। तो उनको तत्काल रेस्क्यू करके वहाँ से और नरेंद्र हॉस्पिटल लाया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी ठीक है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां सड़कुल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, सोशल मीडिया पर बाइक पर जाता हुआ एक लड़का तमंचे को बाइक पर रखकर वीडियो बना रहा था, जिसके बाद उसने अपनी वीडियो वायरल कर दी। वही वीडियो को वायरल होते ही सड़कुल पुलिस ने तमंचा राइडर को दबोच लिया है। वहीं इस मामले में SSI थाना ने कहा कि तमंचे के साथ बाइक पर जाता हुआ वीडियो वायरल की सूचना पर देर रात युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल युवक पर मामले को दर्ज कर लिया गया है। वहीं इस मामले में युवक से पूछताछ जारी है। खबर उत्तराखंड के लालकुआ से है, जहां नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह की मेहनत रंग लाई। अब गरीबों को उनके आवास मिलेंगे। बता दें कि पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह लालकुआ में गरीबों के लिए बनाए गए 100 भवनों को आवंटित करेंगे। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह 11 जुलाई को भवन देंगे। लालकुआ में रहने वाले लोगों को अब सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। लालकुआ नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद्र सिंह के नेतृत्व में लालकुआ तेजी से विकास के पथ पर दिख रहा है। उत्तराखंड में मानसून आने के बाद जहां झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, वहीं 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है। बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटे में दून के अलावा चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल समेत सभी जिलों में कहीं कहीं बारिश तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में दून व आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी अफसरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि देहरादून, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी, चंपावत में कहीं कहीं बहुत बारिश की संभावना है। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने व बंद करने के समय में बदलाव किया है। साथ ही आम श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शनों का समय कम कर दिया गया। अब सुबह 5 बजे से केदारनाथ मंदिर में धर्म दर्शन शुरू हो रहे हैं। वहीं सायंकालीन आरती व श्रृंगार दर्शन के बाद रात को 9 बजे मंदिर को बंद किया जा रहा है। मानसून के सक्रिय होने व यात्रियों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था बनाई गई। 6 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। धाम में 59 दिनों में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहा। अब मानसून सक्रिय होने के साथ ही कम होते यात्रियों की संख्या को देखते हुए बीकेटीसी ने केदारनाथ में सुबह कपाट खोलने, धर्म दर्शन, दोपहर को भोग व विश्राम और सायंकालीन आरती के बाद कपाट बंद करने के समय में भी बदलाव किया है। 1 जुलाई से शुरू हुई इस नई व्यवस्था के तहत केदारनाथ में सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले जा रहे हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं को सुबह 5 बजे से बाबा के दर्शन कराए जा रहे हैं। उपरांत 3 बजे बाबा केदार को भोग लगाने के बाद मंदिर की साफ सफाई व विश्राम के बाद शाम 5 बजे से फिर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर रेल प्रशासन में तैयारी में जुट गया है। रविवार को मुरादाबाद रेल मंडल के एडीआरएम आनंद सिंह ने हरिद्वार स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कांवड़ मेले को लेकर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दावा किया है कि कांवड़ मेले में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली की कई ट्रेनों के रूट में भी विस्तार कर हरिद्वार तक संचालित किया जाएगा। रविवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान एडीआरएम आनंद सिंह ने कहा कि 2 साल बाद कांवड़ मेला होने जा रहा है, जिससे इस बार इससे अधिक शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना है। रेलवे अपनी तैयारियों में जुट गया है। 6 जुलाई की राज्य सरकार के साथ रेलवे की समन्वय बैठक होगी। एडीआरएम ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, जबकि दिल्ली और मेरठ, सहारनपुर तक आने वाली ट्रेनों के रूट में भी विस्तार करते हुए हरिद्वार तक संचालित किया जाएगा। रेलवे की ओर से कांवड़ की सभी तैयारियां की जा रही है। खबर उत्तराखंड से है, जहां पिछले दिनों हेमकुंड साहिब में अच्छी बर्फबारी हुई। उससे ब्रह्मकमल फूल को खिलने के लिए पर्याप्त तापमान मिल गया। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में इस साल राज्य पुष्प ब्रह्मकमल 2 सप्ताह पहले ही खिल गए हैं। इस क्षेत्र में अक्सर ये फूल जुलाई मध्य और अगस्त में खिलते हैं, लेकिन इस बार जुलाई के पहले सप्ताह में ही यहाँ ब्रह्मकमल खिलने शुरू हो गए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में ब्रह्मकमल बहुत आयत में खिलते हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के अक्सर इस फूल को जुलाई माह के अंतिम सप्ताह से ही खिलते हैं। इस साल कुछ समय पहले से ही फूल खिलने लगे हैं। बता दें कि ब्रह्मकमल को खिलने के लिए कम तापमान चाहिए होता है। जुलाई व अगस्त में बरसात शुरू होने पर उच्च हिमालयी क्षेत्र का तापमान कम होने लगता है। पिछले दिनों हेमकुंड साहिब में अच्छी बर्फबारी हुई, उससे इस फूल को खिलने के लिए पर्याप्त तापमान मिल गया। रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सालियर पुलिस चौकी के पास श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे पिकअप अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में हेमकुंड साहिब से लौट रहे 12 श्रद्धालु घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। साथ ही पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार पटियाला के गांव बासड़ा खेड़ा गांव निवासी 18 श्रद्धालुओं का एक जत्था पिकअप से हेमकुंड साहिब के दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करके घर लौट रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर पुलिस चौकी के पास पहुंची तो पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। फिलहाल
आगे की जांच जारी है। राज्य वन अनुसंधान शाखा के वनस्पति विज्ञानियों ने कोशिश अगर सफल रही तो त्रिपुरा का राज्य वृक्ष अगरवुड उत्तराखंड में भी अपनी खुशबू बिखेरेगा। उत्तराखंड में अगरवुड की बड़े पैमाने पर खेती कर किसानों की आर्थिक सुधारने के साथ ही सुगंधित उत्पादों मसलन इत्र, अगरबत्ती के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए वन अनुसंधान शाखा की ओर से अगरवुड के पौधों को लाकर हल्द्वानी में नर्सरी तैयार की गई। वन अनुसंधान शाखा के निर्देशक और मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि त्रिपुरा के राज्य वृक्ष का उत्तराखंड में भी उत्पादन किया जा सके, इसके लिए प्रयोग के तौर पर अगरवुड की नर्सरी तैयार की जा रही है। फिलहाल ये प्रयोग सफल रहा है। चतुर्वेदी ने कहा कि अगरवुड से बेहद सुगंधित राल निकलती है, जिसका उपयोग सुगंधित इत्र और अगरबत्ती बनाने के काम में आता है। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।